नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष में रीतिकाल का अध्ययन करेंगे, जिसका कुछ अंश हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में रीति निरूपण, श्रृंगारिकता, अलंकारिता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन, नारी भावना, प्रकृति चित्रण, ब्रज भाषा का प्रयोग, ये कुछ रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जिनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति वैसे तो रीति निरूपण या लक्षण ग्रंथों का निर्माण ही रहा है, तथापि विलासी राजाओं की विलासवृत्ति को तुष्ट करने के लिए इन्होंने श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी लिखी। अतः श्रृंगारिकता को भी रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियों में स्थान दिया जा रहा है। रीतिकाल के अधिकतर कवि राज्याश्रय में रहे थे, अतः आश्रयदाताओं के दान, पराक्रम आदि का आलंकारिक वर्णन करने से इन्हें धन की प्राप्ति होती थी। अतः राज प्रशस्ति भी इन कवियों की प्रवृत्ति रही है। धार्मिक संस्कारों के कारण भक्तिपरक रचनाएं करके ये आत्मलाभ भी प्राप्त किया करते थे और जीवन के कटु तिक्त व्यक्तिक अनुभवों को नीति का जामा पहनाकर नीति कथनों के रूप में भी व्यक्त करते रहे हैं। कुल मिलाकर भक्ति और नीति भी इन कवियों की प्रवृत्तियां रही हैं। अब हम बिंदुवार एक एक करके सभी प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो बिंदु है वो है रीति निरूपण। रीति निरूपण कवियों का वर्गीकरण दो वर्गों में कर सकते हैं। काव्यांग परिचायक कवि। इन कवियों का उद्देश्य काव्यांगों का परिचय देना है, अपनी कवित्व शक्ति का परिचय देना नहीं। यही कारण रहा कि इन कवियों ने लक्षण के साथ जो उदाहरण दिए हैं वे या तो अन्य कवियों के हैं या फिर इतने संक्षिप्त हैं कि उनमें कवित्व का विशेष बोध नहीं होता। इस प्रकार के कुछ कवि और उनके ग्रंथ हैं, जैसे जसवंत सिंह का भाषा भूषण है, याकूब खां का रस भूषण है, कवि दूल्हे का कवि कुलकंठाभरण है आदि। दूसरे विद्वान इस प्रकार के थे जो रीति निरूपण एवं काव्य रचना को समान महत्व देते थे, जैसे चिंतामणि, मतीराम, भूषण, देव, कुलपति मिश्र, पद्माकर आदि। तीसरे प्रकार के जो कवि थे वो कवि कर्म को महत्व देने वाले रीति ग्रंथकार थे, जैसे बिहारी, भूपति, चंदन एवं मतीराम। इस वर्ग के कवियों ने काव्यांगों का लक्षण देना आवश्यक नहीं समझा, किंतु रीति तत्व का पूरा निरूपण इन्होंने किया है। रीति निरूपण करने वाले आचार्य थे सर्वांग निरूपक और विशिष्टांग निरूपक। जो कवि काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, काव्य की आत्मा, रीति, अलंकार तथा छंद निरूपण आदि अपने ग्रंथों में किया करते थे, वो सर्वांग निरूपक कवि कहे जा सकते हैं। जैसे चिंतामणि है, देव, कुलपति, भिखारीदास, सोमनाथ आदि। विशिष्टांग निरूपक कवि ऐसे थे जो एक काव्यांग जैसे रस, छंद या अलंकार का विवेचन करना। कहीं कहीं इन्होंने रस अलंकार का विवेचन एक साथ भी किया है, जैसे देव कवि ने भावविलास में तथा याकूब खां ने रस भूषण। रीतिकाल की जो अगली प्रमुख प्रवृत्ति है वो है श्रृंगारी। रीतिकाल के कवियों की
दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिकता की रही है। इन कवियों का श्रृंगार वर्णन एक ओर तो शास्त्रीय बंधनों से मुक्त है, तो दूसरी ओर विलासी आश्रयदाताओं की प्रवृत्ति ने इसे उस सीमा तक पहुंचा दिया जहां यह अश्लीलता का संस्पर्श करने लगा। नायक नायिका भेद का निरूपण प्रायः इसी के अंतर्गत किया गया है। वस्तुतः इन कवियों को वह दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ जिसमें व्यक्ति की दृष्टि विलास के समस्त उपकरणों के संग्रह की ओर ही रहती है। निर्द्वंद भोग में ही जीवन की सार्थकता समझी गई और नारी को उपभोग की वस्तु मानकर देखा गया था। पुरुष की समस्त चेष्टाएं उसे एक वस्तु के रूप में देखती थी। विलासवर्ती की प्रधानता के कारण इनकी सौंदर्य दृष्टि भी अंगशोष्ठ शारीरिक बनावट एवं बाह्य रूपाकार तक ही सीमित रही। आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में उनकी वर्ती नहीं रही। नारी के प्रति सामंती दृष्टि होते हुए भी कहीं कहीं शौक या प्रेम के दृश्य भी रीतिकाल में उपलब्ध हो जाते हैं। बिहारी जैसे कवियों ने विरह ताप एवं विरहजन्य रिश्ता का भी ऐसा चित्रण किया है जो कहीं कहीं मजाक की हद तक भी पहुंच चुका है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र कहते हैं कि उन्होंने रीतिकाल के कवियों की श्रृंगारिकता पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठता, त्याग आदि उदात्त पक्ष उनकी दृष्टि में बहुत कम आए हैं। अगला बिंदु है अलंकारिक। रीतिकालीन काव्य में अलंकरण की प्रधानता है। कविता सुंदरी को अलंकारों से सजाने में वे कवि कर्म की सार्थकता समझते थे। अलंकारों के प्रति इनका मोह अति प्रबल था, अतः वे कविता में अलंकारों का सायास प्रयोग करते थे। कवि केशव तो अलंकार विहीन कविता को सुंदर मानते ही नहीं, भले ही वह अन्य कितने ही गुणों से युक्त क्यों न हो। उन्होंने कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। कल्पना की ऊंची उड़ान, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति एवं पांडित्य प्रदर्शन रीतिकालीन काव्य में आलंकारिकता के कारण ही आया है। यमक, सलेस और अनुप्रास जैसे शाब्दिक चमत्कार की सृष्टि उसमें पर्याप्त की गई है, तो दूसरी ओर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति जैसे भाव निरूपक अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। विशेष रूप से बिहारी का अलंकार निरूपण भावोत्कृष्ट में सहायक एवं आकर्षक है। जैसे उन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार का लिखा है, सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभाव। रीतिकालीन कवियों के लिए अलंकार शास्त्र की जानकारी एक अनिवार्यता थी, क्योंकि इसके बिना उसे सम्मान मिलना कठिन था। परिणामतः इस काल में अलंकारिकता खूब फली फूली। अलंकार जो कविता का साधन है, इस काल में साध्य बन गया था। अगला बिंदु है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल के अधिकांश कवि राज दरबारों में आश्रय प्राप्त कर रहे थे। बिहारी, देव, भूषण, केशव, मतीराम आदि रीतिकाल के सभी प्रसिद्ध कवि राज दरबारों से वर्ती प्राप्त करते थे। अतः यह स्वाभाविक था कि वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते। देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह की प्रशंसा में भवानी विलास लिखा, तो सूदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान चरित की रचना की। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवा बावनी एवं
छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में छत्रसाल दशक की रचना की। भूषण जैसे कुछ कवियों को यदि छोड़ दिया जाए तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों द्वारा की गई आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण ही है, क्योंकि ये कवि जीविका हेतु वृत्ति पाने वाले थे और इन कवियों के लिए आश्रयदाताओं का गुणगान करना इनकी अनचाही व्यवस्था भी रही है। अगला है बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। रीतिकालीन कवियों में पांडित्य प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, उसके कारण ये काव्य में विविध विषय ज्ञान का समावेश करके अपनी बहुज्ञता प्रदर्शित करते थे। बिहारी के काव्य में ज्योतिष, पुराण, आयुर्वेद, गणित, कामशास्त्र, चित्रकला, नीति आदि अनेक विषयों की जानकारी समाविष्ट है। ज्योतिष के राजयोग प्रकरण का भी उन्होंने अपने दोहों में उल्लेख किया है। अगला बिंदु है नारी भावना। रीतिकालीन काव्य का केंद्र बिंदु नारी चित्रण रहा है। नायिका के नक्सिक चित्रण में उन्होंने अधिक रुचि दिखाई है। नारी के बाह्य रूप के निरूपण में ही उनकी वृत्ति अधिक रमी है। नारी के कमनीय अंगों का स्थूल एवं मांसल चित्र अंकित करते हुए उन्होंने काव्य रसिकों को उसके मनमोहक स्वरूप से परिचित कराया। उनके समक्ष नारी का एक ही रूप था, विलासिनी प्रेमिका का, अतः वे अन्य पक्षों की ओर से उदासीन रही। नारी को वे भोग विलास का उपकरण मात्र समझते थे, अतः उसके अन्य रूपों जैसे गृहिणी, माता, भगिनी, देवी आदि का चित्रण उन्होंने नहीं किया। नारी के प्रति इस एकांगी दृष्टि के कारण वे उसकी सामाजिक महत्ता एवं उसकी श्रद्धा समन्वित गौरवमयी मूर्ति का चित्रण करने में समर्थ नहीं हो सके। नारी के प्रति उनका यह दृष्टिकोण तत्कालीन दरबारी वातावरण एवं परिवेश से अनुप्राणित था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं थी, बल्कि सब प्रकार के बंधनों से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। अगला बिंदु है प्रकृति चित्रण। रीतिकाल में आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण प्राय बहुत ही कम हुआ है, जबकि आलंकारिक रूप में तथा उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है। परंपरागत रूप में षड ऋतु वर्णन एवं 12 मासे का चित्रण भी उपलब्ध होता है, किंतु उसमें मौलिकता एवं नवीनता नहीं है। बिहारी, देव, मतीराम, भिखारीदास आदि कवियों के प्रकृति चित्रण इसी प्रकार के हैं। अगला जो बिंदु है वो है ब्रज भाषा का प्रयोग। रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। रीतिकाल में केवल ब्रज क्षेत्र के कवियों ने ही ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की, अपितु ब्रज क्षेत्र के बाहर के हिंदी कवियों ने भी ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की। स्पष्ट है कि रीतिकाल तक आते आते ब्रज भाषा व्यापक काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी। रीतिकालीन ब्रज भाषा अपने शब्द सौष्ठव, आनुप्रासिकता, मधुरता एवं पदलालित्य के कारण काव्य भाषा के लिए पूर्ण उपयुक्त बन चुकी थी, किंतु उसमें कवियों ने मनमानी तोड़ मरोड़ भी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन ब्रज भाषा के इस दोष की ओर भी संकेत करते हुए लिखा है कि रीतिकाल में एक बड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी, मगर वो नहीं हो पाई। यद्यपि रीतिकालीन ब्रज भाषा कवियों ने कहीं कहीं अवधि शब्द रूपों
का प्रयोग भी किया है, तथापि उसमें ऐसे प्रयोग अधिक मात्रा में नहीं हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकतर रीति ग्रंथों का निर्माण अवध क्षेत्र में हुआ, अतः इस काल की ब्रज भाषा में प्राप्त होने वाले अवधि शब्द भी अस्वाभाविक नहीं हैं। इस प्रकार आज हमने रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उनके बारे में चर्चा की है। आगे के वीडियो में हम रीतिकाल के जो कवि हैं, रीतिबद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि, रीतिसिद्ध कवि, इस प्रकार से अलग अलग जो धाराओं के कवि हैं उनका धाराओं के अनुसार ही अनुशीलन करेंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।